करे तो उसके लिए भी ये सेशन थोड़ा सा यूजफुल हो। तो बेसिकली ये सेशन जो है ये थोड़ा डेप्थ में अपन चीजों को एनालाइज करेंगे, एक एक पॉइंट को थोड़ा डेप्थ में देखेंगे। सो बेसिकली उस तरह का ये सेशन रहेगा। तो फर्स्ट पेपर देख रहे हैं अपन। फर्स्ट पेपर में जो टॉपिक्स थे, जैसे फर्स्ट पेपर में जो है ये स्ट्रेट लाइन या फिर कॉर्नर सेक्शन, दोनों का मिक्स कर सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन 2-3 टॉपिक से मिक्स क्वेश्चन पूछते हैं एडवांस में। एडवांस में डायरेक्ट एक टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन मतलब इन जनरल रहते हैं, बट एडवांस ट्राई करता है कि 2-3 टॉपिक से मिक्स कोई अच्छा क्वेश्चन पूछे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो था अपना स्ट्रेट लाइन की एप्लीकेशन भी थी उसमें, और कॉर्नर सेक्शन की एप्लीकेशन भी थी। तो ये कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन था। और फिर नेक्स्ट इंटीग्रेशन जो है उसमें से क्वेश्चन जेई जनरली पूछता है, बड़े क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करता है, जिसमें जैसे पैराग्राफ हो गया। तो कुछ कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं एडवांस में जो जिससे बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, मतलब मैच द कॉलम हो गया, या पैराग्राफ क्वेश्चंस हो गए, या फिर मैट्रिक्स मैच, या फिर ये जो अपने क्वेश्चंस हो गए मल्टीपल चॉइस। तो अगेन बड़ा क्वेश्चन जो है वो बड़े टॉपिक्स में से आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे ये इंटीग्रेशन अगर अपन देखें तो इंटीग्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन भी बहुत बड़ा है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी बहुत बड़ा टॉपिक है। तो दोनों में से जो है चांसेस रहते हैं कि अगर इंटीग्रेशन में से कोई पैराग्राफ या कुछ इस तरह का क्वेश्चन आए, तो जब 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स है वो 12th क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन का ध्यान रखना। बट अगेन इंटीग्रेशन जो है वो कैलकुलस पर डिपेंडेंट है। तो कैलकुलस वाला पार्ट अपना स्ट्रांग रहेगा तभी अपन इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो है वो उसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों का तो थोड़ा बहुत कोरिलेशन है। मैथ्स में हर एक टॉपिक कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। तुम टॉपिक 1 कर रहे हो, फर्स्ट टॉपिक जो कर रहे हो उससे कहीं ना कहीं बाकी टॉपिक्स भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगेन कैलकुलस वाला पार्ट जो है पूरा इंटीग्रल या फिर डिफरेंशियल दोनों इंपॉर्टेंट है, और उसमें से बड़े क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं हमेशा। मतलब पैराग्राफ हो गया या फिर ये जो बड़े क्वेश्चन जिनके ज्यादा मार्क्स रहते हैं एडवांस के पेपर में। नेक्स्ट अपना जो है वो सेट्स और प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सेट्स भी इन्वॉल्व है, और प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर जिसमें पीएनसी भी इन्वॉल्व है। तो प्रोबेबिलिटी अगेन सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब जो छोटा चैप्टर और जिसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं, वो जो है वो प्रोबेबिलिटी रहेगा। हाँ हेलो, हाँ मानसी कुछ पूछ रही हो? ठीक है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो मैं चैट भी देखता रहूंगा, और डायरेक्टली तुम अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। पर ट्राई करोगे थोड़ा सा हैंड रेस करे, और फिर मैं क्या राजीव सर जो है वो स्पॉट कर सकते हैं। कोई अगर कुछ पूछ रहा है तो राजीव सर को भी तुम मैसेज कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। सो ट्राई करो कि थोड़ा सा डिस्कशन करने की कोशिश करो, दिमाग में डाउट आने चाहिए। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स मेरा सेमिनार अटेंड कर रहे हैं वो सीरियस स्टूडेंट है। और एडवांस का एग्जाम की मतलब अगर प्लानिंग को अगर वो डिस्कस करना है, सो ये एक्सपेक्टेड है कि बोर्ड मींस वो लेवल सब लोगों का क्लियर होगा। और बाकी मैं इससे रिलेटेड कोई भी तुम्हें डाउट हो कि अपन बोर्ड के एग्जाम्स को कैसे काउंटर करें, मेंस के एग्जाम को कैसे काउंटर करें, उसके लिए एक अलग से सेशन भी रख लेंगे। और अभी कोई मामूली सा डाउट हो तो तुम मेरे से पूछ सकते हो, मैं अगेन वो भी चीज तुम्हें बता दूंगा। तो अगेन टॉपिक प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें सेट्स सेट्स भी प्रोबेबिलिटी में इन्वॉल्व है, और पीएनसी भी इन्वॉल्व है। तो पीएनसी और सेट्स का मिक्स अपन बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, और प्रोबेबिलिटी और पीएनसी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की टॉपिक है। तो ये जो पोर्शन है इसमें देखो, इसमें अपन को ये प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको अगर तुम अभी जैसे 11th क्लास का स्टूडेंट, नेक्स्ट ईयर 12th क्लास में तुम्हारा ये टॉपिक आएगा, सो उसके उस टाइम पे थोड़ा सा इस टॉपिक को ध्यान रखना। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से अपन बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी जो है डिफाइन करते हैं जो अपने अलजेब्रा में अपन यूज करते हैं। सो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से इस साल जो है वो सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए। इतने क्वेश्चन जनरली मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से आते नहीं है, बट इस साल के जो जेई का पेपर था उसमें मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से काफी सारे क्वेश्चन आए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने। तो अगेन इसको अपन मैट्रिक्स तो देखो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें बहुत ही कम न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बन पाते हैं। डिटरमिनेंट जो है उसमें अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे अलजेब्रिक क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो अगेन ये अगेन टॉपिक जो है वो जेई का फेवरेट टॉपिक में से ही है। सो ये इसका भी अपन को थोड़ा ध्यान रखना है, पर ऑलमोस्ट ये लास्ट में पढ़ रहे हैं अपन। 12th क्लास का टॉपिक है, 11th क्लास के स्टूडेंट्स ने इसको नहीं देखा होगा, बट मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का भी ध्यान देना है। सेट्स बहुत अगेन सेट्स और प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड ही है। सेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट ये है कि सेट्स जो है वो सेट्स को अपन बहुत सारे टॉपिक से कनेक्ट करते हैं। एक तो प्रोबेबिलिटी हो गया, और भी बहुत सारे टॉपिक से इसको अपन कनेक्ट करते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कवर हो जाता है, पर इतने क्वेश्चन उसमें से भी नहीं आते। एक क्वेश्चन मुश्किल से डायरेक्ट सेट से बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो डिटरमिनेंट या फिर प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा है। तो वो अपन बोल सकते हैं सेट से इस बार पर थोड़े क्वेश्चन आए हैं, सेट से प्योर क्वेश्चन भी आए हैं, तो थोड़ा सेट को भी ध्यान रखना। नेक्स्ट अपना सीक्वेंस एंड सीरीज देखो, उससे हमेशा अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज भी थोड़ा सा जेई का जो है फेवरेट टॉपिक में से एक है।
तो इसको भी थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें से पैराग्राफ वगैरह क्वेश्चन आ जाते हैं। और अगेन थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चीजें रहती है, बट सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और वो क्वेश्चन बहुत अच्छा भी हो सकता है। तो थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है इस चीज का भी। और कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब ये अपन बोल सकते हैं कि काफी बड़ा चैप्टर है, और इसमें जो है जेई काफी क्वेश्चंस पूछता है। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर भी बहुत बड़ा है, और उस हिसाब से क्वेश्चंस भी बहुत सारे रहते हैं इसमें। और हर चैप्टर को अपन कॉम्प्लेक्स नंबर से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं। वेक्टर्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी अपन कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, और अलजेब्रा का टॉपिक तो है ही। तो अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कनेक्टर टाइप बोल सकते हैं, सारे टॉपिक्स को कनेक्ट करने वाला। तो ये टॉपिक भी जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस है। ट्रिग्नोमेट्री जो है अपना ये 2 या 3 पार्ट्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसमें से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस रहते ही हैं इन जनरल। बाकी वेक्टर्स और थ्री डी और वेक्टर्स में से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछता है ये भी। वेक्टर थ्री डी को कंबाइन कर दे तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये। तो वेक्टर थ्री डी, ये इस सब से भी क्वेश्चन आए थे। और जनरली जेई जो है वो पैटर्न का वेरिएशन भी करता है, तो ये तो अपने टॉपिक्स का हो गया, अपन को टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ना होगा। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ऐसा रहता है कि पहले अपन बोर्ड का पढ़ लेते हैं, फिर मेंस का पढ़ लेते हैं, फिर एडवांस का पढ़ते हैं। तो ये कुछ लोगों की थिंकिंग रहती है, बट अगेन जो जेई एडवांस में क्वेश्चन आते हैं वो बहुत कंसेप्चुअल और बहुत डेप्थ नॉलेज वाले क्वेश्चन रहते हैं। तो इसके लिए तुम्हें स्टार्ट से ही जेई एडवांस की प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि एक तो जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं काफी सारे, एक जैसे एक पेपर वन में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, पेपर टू में थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन उन्होंने डाले थे। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो है जेई में काफी ज्यादा आते हैं, जो कि बहुत एलिमेंट्री भी रहते हैं, बट अगर तुम्हारा बेसिक्स क्लियर नहीं है तो तुम नहीं सॉल्व कर पाओगे उस क्वेश्चन को। तो बेसिक्स जो है अपने वो राइट होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अपन जो है अपनी बिल्डिंग की जो स्टार्टिंग है वो अपन जो है वो कमजोर रखे और उसके ऊपर अपन जो है जेई एडवांस पढ़े, तो वो पॉसिबल नहीं है। जेई एडवांस प्रिपरेशन अगर तुम्हें करना तो स्टार्ट से ही पूरा अपन को कंटिन्यू रखनी चाहिए प्रिपरेशन। ऐसा नहीं है कि पहले मेंस लेवल तक करे फिर एडवांस लेवल तक करे, वो अप्रोच थोड़ी सी मेरे ख्याल से गलत है। तो उस चीज का भी अपन को ध्यान रखना है प्रिपरेशन के दौरान। बाकी ये टॉपिक्स थे, और भी टॉपिक्स जो है अभी पेपर टू में भी, पेपर वन था। अब पेपर वन का पैटर्न देखो, क्योंकि पैटर्न में वेरिएशन जो है हमेशा जेई करने की कोशिश करता है। अब देखो पैटर्न वेरिएशन से जेई का क्या एक्सपेक्टेशन है, मतलब पैटर्न का वेरिएशन करने का, क्योंकि जेई हर साल कुछ ना कुछ पैटर्न में चेंज करता है। चेंजेस जो है इन जनरल आता ही है। एडवांस का एग्जाम की बात अगर अपन करें तो वो पैटर्न में वेरिएशन जो है वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है। अगर पैटर्न चेंज करने का रीजन जो है, जो मुझे लगता है वो कॉन्फिडेंस चेक करना, कि अगर अपन क्वेश्चन को घुमा के पूछेंगे या फिर पैटर्न डिफिकल्ट रखने की कोशिश करते हैं, तो पैटर्न डिफिकल्ट रखेंगे तो स्टूडेंट सर्वाइव करता नहीं करता। नॉलेज चाहिए, उसके अलावा कॉन्फिडेंस भी चाहिए अपन को, कि अपन जो भी अपन नॉलेज है उसको अच्छे से डिलीवर कर पाए पेपर के थ्रू। सो अगेन पैटर्न का जो वेरिएशन रहता है, पैटर्न मतलब वही है कि आप मतलब किताब से रिलेटेड आपको किताबी नॉलेज नहीं हो, आपको थोड़ा सा जो नॉलेज है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होनी चाहिए, और उस नॉलेज पे तुम कॉन्फिडेंट इनफ भी रहो। कि पैटर्न में जनरली -2, जैसे फर्स्ट पैटर्न देखो सेक्शन 1 में क्या क्वेश्चन थे, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन थे, और वो सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन है। +3, +3 पे अपन बोल सकते हैं कि मतलब राइट क्वेश्चन पे +3 है, 0 और नेगेटिव मार्किंग है। अगर अपना क्वेश्चन गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग कहीं ना कहीं हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में रहती है, बट इसकी नेगेटिव मार्किंग और इसकी मार्किंग स्कीम थोड़ी सी बहुत डिफरेंट है। जैसे सेक्शन 2 देखे अगर अपन, तो सेक्शन 2 जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, पैराग्राफ क्वेश्चन, जिसमें पैराग्राफ हो और 2 वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। दो इंटीजर वैल्यूज को अपन को कैलकुलेट करना है, पैराग्राफ दिया है, और पैराग्राफ को सॉल्व करके अपन 2 वेरिएबल्स बेसिकली कैलकुलेट करेंगे। तो एक ही क्वेश्चन है, उसको पैराग्राफ बना दिया उन्होंने। तो ये एक नया पैटर्न जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। सो किसी का कुछ डाउट है तो बताओ मुझे। हाँ, तो बेसिकली अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो चैट के थ्रू भी बोल सकता है, चैट के थ्रू भी मुझे जो है मैसेज कर सकते हो। तो जैसे सेकंड अपना सेक्शन देख रहे हैं, तो सेकंड सेक्शन में उन्होंने पहली बार ये जो है पैटर्न इंट्रोड्यूस क्या किया उन्होंने, पैराग्राफ क्वेश्चन है और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, और 2 इंटीजर बेसिकली आंसर आएंगे। पैटर्न वही है कि एक कोई प्रॉब्लम अपन को दी है, उस प्रॉब्लम को जब अपन सॉल्व करेंगे तो 2 इंटीजर वैल्यूज अपने पास में आएगी, और दोनों इंटीजर वैल्यूज को अपन को आंसर करना है। अगर वो पहले ही इंटीजर वैल्यू राइट है तो अपन को +2 मिलेगा, और अगर रॉन्ग है तो अपन को 0 मिलेगा। अगेन इसमें अपन इस पर नेगेटिव मार्किंग नहीं। बेसिकली इसमें ये है कि तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, 2 वैल्यूज को निकालना होगा, कहीं ना कहीं दोनों वैल्यूज एक दूसरे से कनेक्टेड होगी, एक गलत निकलेगी तो दूसरे भी गलत निकलने के चांसेस है। सो अगेन ये कहीं ना कहीं वैसा है कि ट्रैक, मतलब तुम्हें बेसिकली कहीं ना कहीं तुम्हें फंसाने की कोशिश करते हैं वो एग्जाम के थ्रू, कि अगर सपोज तुमने अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया तो तुम दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे पाओगे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें इंटरकनेक्टेड रहती है। सो सेक्शन 2 में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बट डिपेंडेंसी थी। पैराग्राफ क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं है कि दोनों क्वेश्चन इंडिपेंडेंट, दोनों के दोनों क्वेश्चन में जो है डिपेंडेंसी है। एक क्वेश्चन अगर सॉल्व होगा तो उससे दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी।
और पहला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व ना होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी इसमें बेसिकली अपनी आ रही है। सो डाउट है कुछ चैट के थ्रू कोई कुछ कुछ बोल ले रहा, तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा, आवाज भी सबको आ रही होगी। तो ये जो है सेक्शन 2 है अपना। सेक्शन 2 में बेसिकली उन्होंने इस तरह का क्वेश्चन पूछा था। और सेक्शन 3 तो अगेन मल्टीपल आंसर करेक्ट है। मल्टीपल आंसर करेक्ट में जेई का जनरली थोड़ा स्टैंडर्ड ही, पर -2 मार्क्स नेगेटिव। तो एक और एक से ज्यादा ऑप्शन जो है वो राइट हो सकते हैं, मल्टीपल आंसर करेक्ट हो सकता है ये। जैसे अपना ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन है, उसमें अब देखो दो का कितना भी कॉम्बिनेशन लगा, टोटल 15 तरीके से अपन आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का। टोटल अभी 4 ही ऑप्शन है, 4 ही ऑप्शन में मल्टीपल आंसर करेक्ट क्वेश्चन अगर अपन पूछते हैं तो टोटल 15 तरीके से अपन कुछ क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। 15 तरीके देखो क्या क्या होंगे, ए बी सी डी और फिर अगेन ए बी ए सी और ए डी, 2 के कॉम्बिनेशन, फिर 3 के कॉम्बिनेशन, फिर चारों। तो टोटल जो है अपने 15 तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। देखो इसमें अगर जैसे ए बी सी डी है अपना आंसर, ए बी सी डी मतलब अपने ऑप्शन है। अगर तुमने पार्शियल करेक्ट है, इसमें पार्शियल करेक्ट है, देखो लॉजिकल कितना सही है। सेक्शन 3 जो है वो लॉजिकली कितना उन्होंने, उनका लॉजिक देखना मार्किंग स्कीम का, कि अगर तुमने राइट ऑप्शन टिक किया, जैसे अगर ए बी सी 3 ऑप्शन राइट है और तुमने ए और बी टिक किया, तो दैट मीन्स तुमने जो है पार्शियली करेक्ट किया, तो तुम्हें पार्शियली मार्क्स +1 दोनों ऑप्शन के मिल जाएंगे। बट अगर जैसे ए बी सी आंसर है और तुमने सी और डी टिक किया, दैट मीन्स तुम्हें नहीं पता कि राइट आंसर क्या है, तुम जो है तुक्के मार रहे हो, क्योंकि गलत आंसर जो है तुम अगर टिक कर रहे हो, दैट मीन्स अगर गलत ऑप्शन तुमने टिक किया है, दैट मीन्स तुम्हें डायरेक्टली पूरे -2 मिलेंगे, कोई पार्शियल मार्क्स नहीं। तो थोड़ा सा मतलब हमेशा कुछ ना कुछ पैटर्न में चेंजेस लाने की कोशिश करते रहते हैं वो। अब ये जब पैटर्न पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ होगा तो अगेन मार्किंग का चेंजेस किया, वैसे +5 -2 होता था। इस साल उन्होंने +3 +4 +4 अगेन तुम्हारा पूरा करेक्ट है। जैसे ए और सी आंसर है तो ए और सी तुमने पिक किया, दैट मीन्स तुम्हारा +4 है, तुम्हारा पूरा करेक्ट होना चाहिए। पूरा करेक्ट है तो तुम्हें पूरे +4 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर पार्शियल करेक्ट है तो +1 अकॉर्डिंगली। जैसे अगर ए और सी ऑप्शन है, तुमने ए पिक किया है तो तुम्हें सिर्फ 1 मार्क्स मिलेगा। और अगर ए बी सी ऑप्शन है और तुमने ए और बी पिक किया तो दोनों 2 मार्क्स मिलेंगे। बट अगर तुमने गलत ऑप्शन पिक किया, गलत ऑप्शन तुमने पिक किया, दैट मीन्स तुम जो है एग्जैक्टली तुम्हें आंसर नहीं पता, तुम कहीं ना कहीं गैसिंग कर रहे हो। अगर गैसिंग कर रहे हो तो देखो -2 है, तो जुर्माना भी उस हिसाब से है कि तुम, क्योंकि रिवॉर्ड भी +4 है जो हाईएस्ट है मेरे ख्याल से पूरे पेपर में, तो रिवॉर्ड भी उस हिसाब से। और जो जो अपना बेसिकली नेगेटिव मार्किंग है वो भी -2 है। तो बेसिकली तुम्हें ये तुम ना करो, इसके लिए वो पूरा उन्होंने इस तरह का पैटर्न रखा। और बाकी थर्ड जो है अपना, तो नेक्स्ट अपन ये फोर्थ सेक्शन देख रहे हैं। फोर्थ सेक्शन अपना अगेन इंटीजर आंसर, इंटीजर आंसर है जो नॉन नेगेटिव, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं, इंटीजर आंसर है तो बहुत सारे ऑप्शंस अपने करेक्ट हो जाते हैं। तो उस हिसाब से +4 अगर राइट आंसर है और 0 अगर तुम राइट आंसर नहीं, तो इंटीजर टाइप का इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये। तो अगेन इसमें इतना ही इन जनरल रहता है, +4 और 0, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। तो ये फर्स्ट पेपर था और फर्स्ट पेपर में टॉपिक्स, जिस टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे गए और जो अपना ये सेक्शन वाइज की पैटर्न में जनरली एडवांस, जेई एडवांस का एग्जाम जो है वो पैटर्न में वेरिएशन हमेशा करता है, पैटर्न को जो है चेंजेस करता रहता है, कुछ नए नए पैटर्न हर साल इंट्रोड्यूस करता है। सो अगेन मैं भी 2009 में एग्जाम दिया था। तो 2009 के एग्जाम में जब मैंने एग्जाम दिया तो उसमें भी बेसिकली जो है उन्होंने एक अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे अपन को मैट्रिक्स मैच बेसिकली रहता है। 4 ऑप्शन यहाँ पे है, जैसे अगर मैं तुम्हें जैसे ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन यहाँ पे है, और यहाँ पे पी क्यू आर एस इवन टी भी था। तो बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे अब अपन को देखो, जैसे ये जो है आंसर है मेरे जी के टाइम पे इन्होंने कुछ पैटर्न में वेरिएशन किया था। तो देखो जैसे ये एबीसीडी यहाँ पे मैपिंग है, यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे पी क्यू आर एस टी लिखा है। अब क्वेश्चन ये है और आंसर ये है, क्वेश्चन ये है और आंसर ये है। अपन आंसर से क्वेश्चन को मैप नहीं कर सकते, अपन क्वेश्चन से आंसर को मैप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे है, आंसर यहाँ पे, और मार्किंग जो है वो ए अगर पी एंड क्यू से मार्क हुआ है तो मार्क्स मिलेंगे। अगर ए जो है वो आर से भी मैप था, मतलब मल्टीपल इसमें मैपिंग है, तो अगेन पैटर्न का वेरिएशन बहुत ज्यादा जो है इंट्रोड्यूस करता है। नॉर्मल मैट्रिक्स मैच, नॉर्मल अपन मैचिंग मैच, बेसिकली पी क्यू आर एस टी, ये 5 अपने यहाँ पे क्वेश्चंस थे और उस क्वेश्चंस को अपन को इससे मैप करना है। और प्लस जैसे अगर सपोज मुझे आर क्वेश्चन जो है वो नहीं आता, अब आर अगर सपोज एबीसीडी सबसे मैप करेगा, अगर आर क्वेश्चन मुझे नहीं आता और अगर एबीसीडी सबसे मैप कर रहा है, दैट मीन्स मैं आर को बी से मैप, ए को जो है आर से मैप नहीं करूंगा, बी को आर से मैप नहीं करूंगा, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ। तो ये आर पार्ट जो है वो पूरे के पूरे क्वेश्चन को गलत कर देगा। तो अगेन इसमें थॉट जो है वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी का है। ये सब इजी क्वेश्चंस होते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो वो इजी क्वेश्चंस भी इंश्योर कर लेते हैं जो बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अब ऐसा क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन को पूछेगा कंसेप्चुअल, जिसमें तुम जो है थ्योरी पढ़ रखी है और तुम्हें जो है अगर तुम्हारी थ्योरी करेक्ट है
तो तुम सही ऑप्शंस का सिलेक्शन करोगे। अगर तुमने थोड़ा गलत थ्योरी पढ़ी है तो एक गलत थ्योरी जो है वो पूरे आंसर को गलत कर देगी तुम्हारा। तो अगेन इस तरह के जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो जेई एडवांस के पेपर में जो है इंट्रोड्यूस करते हैं, तो अपन को प्रिपरेशन तो अच्छे से करनी पड़ेगी अगर जेई का सिलेक्शन करना है। तो ऐसा नहीं चल जाएगा कि काम की अपन जो है सिर्फ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को देखे और थ्योरी पर ध्यान ना दे, क्योंकि थ्योरी पर डायरेक्टली डिपेंडेंट क्वेश्चंस होते हैं और कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्शन रहता है जेई के एडवांस के एग्जाम में। सो अगेन कंसेप्ट जो है अपना वो अपन को क्लियर होना चाहिए। तो यही है कि स्टार्ट भी अपन को एडवांस लेवल से स्टार्ट करेंगे तभी अपने लिए मेंस और जो है ये बोर्ड पे एग्जाम इजी हो जाएंगे। वैसे नहीं सोचना है कि एडवांस का एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, पहले बोर्ड का करते हैं फिर मेंस का करते हैं फिर एडवांस का करते हैं, तो तुम नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगेन जो चीज तुमने एक बार पढ़ ली उसको 2 या 3 बार तुम नहीं पढ़ोगे, एक बार अच्छे से पढ़ो और उसको खत्म करो। अब बार बार पढ़ोगे तो फिर तुम्हें दिक्कत होगी। तो एडवांस की प्रिपरेशन अगर तुम्हें करनी है तो स्टार्ट से रखो उसको। ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम बाद में अपन एडवांस की प्रिपरेशन करेंगे पहले बोर्ड की कर ले, तो ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे इजी क्वेश्चंस भी होते हैं पर कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल है। इसमें कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगेगा तुम्हें, टाइम जो है कुछ लेंथी क्वेश्चन नहीं है ये, बट कहीं ना कहीं कंसेप्ट है इसमें जो कि तुम्हें जो है क्रैक करना है और एक्यूरेसी रखनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी एक दूसरे पे है। सो अगेन इस तरह का सेक्शन था 2021 में। सो नेक्स्ट अपन 2021 का जो दूसरा पेपर है पेपर 2, अगेन एक बीच में बेसिक इंटरवल के बाद में सेकंड पेपर होता है। ये पेपर जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज पेपर था और इसमें कैलकुलेशन जो है कैलकुलेशन के कॉपी काफी क्वेश्चन थे और 2 या 3 टॉपिक का मिक्सअप क्वेश्चन थे। जैसे फर्स्ट जो है सेट का क्वेश्चन, जो इसमें प्योर सेट का क्वेश्चन एक आया था। पहला क्वेश्चन जो है वो सेट का ही था। दूसरा ट्रिग्नोमेट्री बेसिक जो अपना टॉपिक है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन था। और थर्ड जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में इंटीग्रेशन का अगेन क्वेश्चन पूछते ही है, फंक्शन और इंटीग्रेशन का मिक्स क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। तो मिक्सिंग जो है इन जनरल रखती है, जैसे फोर्थ वाला देखो इसमें देखो कितने सारे टॉपिक्स का मिक्सिंग क्वेश्चन पूछा है सेकंड पेपर में। तो अगर अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, एक चैप्टर को क्लियर नहीं होगा, तो दूसरे चैप्टर पे कहीं ना कहीं ऐसा डिपेंडेंट क्वेश्चन पूछे जैसे फंक्शंस और इंटीग्रल्स का क्वेश्चन है या फिर कोई सेक्शन और सीक्वेंस एंड सीरीज का मिक्स क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन बेसिकली जनरली एडवांस में पूछे जाते हैं। तो अपन को जो अपनी स्ट्रेटेजी फॉर्म करनी है एग्जाम देने के लिए, तो अपन को सोच समझ के टॉपिक्स का सिलेक्शन रखना होगा और सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट अपन को कवर करने होंगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जैसे मैट्रिक्स मैंने छोड़ दिया, अगर सपोज मैं मैट्रिक्स में अगर मैं छोड़ रहा हूँ, मैट्रिक्स मुझे नहीं अच्छा लगा, थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो कहीं ना कहीं एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर पर डिपेंडेंसी है। सो अपन को ये इंश्योर करना है, जैसे स्ट्रेटेजी बनाते हैं बहुत सारे सब चीजें, अपन को ट्राई तो ये करना चाहिए कि सारे एग्जाम सारे जो अपने सब्जेक्ट है सारे जो टॉपिक्स है अपने उन सबको अपन कवर करें। बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई स्ट्रांग होता है कोई वीक होता है, तो उसका प्रॉपर बैलेंस बनाना है अपन को। क्योंकि तो एक चैप्टर और दूसरे चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन आते हैं, तो उसी को अपन एडवांस कंसेप्ट बोल। तो कंसेप्ट अगर अपना क्लियर रहेगा तो उस पर कितने भी चैप्टर को मिक्स कर दो या 4 चैप्टर को मिक्स कर दो 5 चैप्टर को मिक्स कर दो, मैटर नहीं करता। अपन इजीली उन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगेन इसमें ये अपने इंटीग्रेशन वाले पार्ट से इंटीग्रल कैलकुलस से काफी क्वेश्चन आए थे। डिफरेंशियल कैलकुलस से जो है थोड़े कम क्वेश्चन थे, बट इंटीग्रल कैलकुलस से काफी क्वेश्चन आए थे। तो अगेन हर साल ये चेंज होता रहता है। इस साल में कुछ टॉपिक्स में कुछ ऊपर नीचे 19-20 का डिफरेंस रहता है। सब चीजें कवर्ड रहती है पेपर में और ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर रहते हैं। कुछ एक आध बार ऐसे स्पेशल होता है कि कोई टॉपिक के क्वेश्चन पूछे नहीं, बाकी इन जनरल ऑलमोस्ट कुछ कुछ टॉपिक जो स्टैंडर्ड है जेई के हिसाब से उन सब टॉपिक्स में जो है क्वेश्चंस रहते हैं। बाकी कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है वो तुम पढ़ोगे तो तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा। तो ये सब अपना पेपर 2 का था। पेपर 2 का देखो, अब देखो ये पेपर 2 का जो पैटर्न है वो पेपर 2 का पैटर्न देखो कैसा था। फर्स्ट जो है वो मल्टीपल आंसर करेक्ट था। मल्टीपल आंसर करेक्ट सेम सेम फैशन में और सेम जो है वो मार्किंग स्कीम उसकी +4 करेक्ट आंसर। अगर तुम एग्जैक्ट करेक्ट आंसर पिक करते हो तो +4 मिलेगा, और अगर तुमने पार्शियल करेक्ट किया है तो +1 +2 अकॉर्डिंगली। और अगर तुम्हारा गलत है तो तुम्हें -2 डायरेक्ट मार्क्स मिलेंगे। तो -2 जो है वो बहुत ये इंश्योर करता है कि ऐसे क्वेश्चन में तुक्का मारना ही नहीं है। अगर नहीं पता है तो अपन छोड़ दे, ज्यादा बेटर है, क्योंकि -2 बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। तो ये फर्स्ट वाला सेक्शन था। सेकंड सेक्शन में न्यूमेरिकल था, वो अगेन पैराग्राफ वाला क्वेश्चन, जिसमें राउंड ऑफ करके अपन को दो वेरिएबल्स की के आंसर निकालने हैं। एक पैराग्राफ है जो कि जिसमें मतलब उसको सॉल्व करेंगे तो 2 वेरिएबल्स आएंगे और दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। सो ये अगेन अपना सेक्शन 2 था। सेक्शन 3 में जो है इसमें भी पैराग्राफ 2 पैराग्राफ आए थे अपने। ये प्रॉपर पैराग्राफ थे जिसमें +3 और -1 जैसे सिंगल करेक्ट ऑप्शन रहता है अपना, वैसे वाले क्वेश्चन थे। तो ये थर्ड सेक्शन में 2 पैराग्राफ स्पेशली अपन को जो है पूछा गया था। बाकी फोर्थ सेक्शन अपना अगेन इंटीजर वाला ही था। तो अगेन ये जो है पैटर्न अपना था इस साल की जेई का। हर साल चेंज होता है तो अपन एक पैटर्न को पकड़ के नहीं बैठ सकते। अपन को ऐसी कोई एग्जाम्स देने चाहिए जिसमें पैटर्न का वेरिएशन हो और डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस को ट्राई करना ही चाहिए। क्योंकि अगर एडवांस की प्रिपरेशन की तुम तैयारी कर एडवांस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो
तो पैटर्न भी तुम्हें अपना थोड़ा सा जो है, पैटर्न में भी डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस को सॉल्व करने चाहिए, और उसकी प्रैक्टिस भी जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि अगेन डिफरेंट, बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट पैटर्न पे आ सकता है जब तुम जेई का एग्जाम दो, बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट पैटर्न पे आ सकता है। तो थोड़ा बहुत जैसे भी मैं एक, जैसे मैंने भी कुछ, जब मैंने एक एग्जाम लिया था अभी मेरे स्टूडेंट्स का, तो मैंने एक ऐसा पैटर्न रखा था जिसमें 4 क्वेश्चन है, ए बी सी और डी। मतलब अगेन ये मैंने खुद नहीं सोचा था, तो ए बी सी डी ऑप्शन है, और इसमें कोई ना कोई इंटीजर है, जिसमें इसका आंसर आई 1 है, इसका इंटीजर आंसर आई 2 है, इसका आई 3 है, इसका आई 4 है। तो इंटीजर वाइज अब इसको अपन को रखना है, इसको अपन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। जैसे जिसका जो भी आंसर है अपना वो अपन पहले लिखेंगे, जैसे ए ऑप्शन लिखा अपन ने, ए सबसे छोटा है, फिर सी छोटा है, फिर बी छोटा है, फिर डी छोटा है, ऐसा जो भी है। अगर ऐसा अपना पैटर्न है तो अपन को ऐसा पैटर्न ही लिखना होगा, अदरवाइज जो है अपने नेगेटिव मार्किंग रहेंगे। तो करेक्ट प्लेस पे जो है +3, अगर तुमने करेक्ट प्लेस पे ए को रखा है, करेक्ट प्लेस पे बी को रखा है +2, सॉरी करेक्ट प्लेस पे अगर ए रखा है, करेक्ट प्लेस पे अगर बी रखा है, करेक्ट प्लेस पे अगर सी रखा है, तो तुम्हें +2 मार्क्स मिलेगा, और अदरवाइज अगर गलत रखा है तो तुम्हें 0 मार्क्स मिलेगा। तो अगर सपोज मुझे ए वाला नहीं आता, इसमें भी देखो पैटर्न में, अब पैटर्न को देखो, पैटर्न को देखने की तुम्हारे पास में टाइम रहता है, 15 मिनट रहता है। 15 मिनट पहले तुम्हें पेपर मिल जाता है, 15 मिनट में तुम पेपर का पैटर्न जज करने की कोशिश करते हो कि पैटर्न कैसा है। तो जैसे इसमें जैसे अगर तुम्हें ए वाला पार्ट नहीं आता, ए सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है, मुझे ए नहीं आता है, तो अब मैं जो है सबसे छोटा मेरा जो है सी आ चुका है, सी बी और डी की वैल्यू निकालनी मैंने। अब मैं ए को अगर सपोज लास्ट प्लेस पे रखता हूँ, अज्यूम करते हैं सबसे बड़ा है वो, तो सबके सब गलत हो गए, सबके सब क्वेश्चन जो है वो गलत हो गए। अगर मैंने ऐसा पिक कर लिया सी बी डी, ये तो मुझे पता है, और ए मैंने यहाँ पे रख दिया, ये यहाँ पे रख दिया, तो सारे के सारे गलत हो गए, क्योंकि ए की जगह फर्स्ट वाले में ए आना चाहिए था, सी लिख दिया, सेकंड वाले में सी आना चाहिए था, बी लिख दिया, फिर थर्ड वाले में बी आना चाहिए था, डी लिख दिया, तो अगेन गलत हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस जो है जनरली जेई में आते हैं, और डिफरेंट पैटर्न से यूज टू होने की कोशिश करो। सेम मतलब ये नहीं है कि अपन जो है बस मतलब मैं सब सिंगल करेक्ट क्वेश्चन कोई कर रहे हैं, एमसीक्यू कर रहे हैं, मल्टीपल आंसर करेक्ट नहीं कर रहे, या फिर ऐसा पेपर या फिर टेस्ट सीरीज देने की कोशिश करो जिसमें सब चीजें इंश्योर्ड हो। और ये नहीं है, जैसे मैंने अभी जैसे मैंने काफी जगह स्कूल्स में ये देखा है कि जो है पहले एडवांस के पेपर का पैटर्न देते ही नहीं है स्टूडेंट्स को। तो अगर एडवांस के पेपर पैटर्न की प्रिपरेशन अगर तुम नहीं करोगे तो फिर तुम कैसे एग्जाम को क्रैक करोगे। जेई मेंस के पैटर्न की प्रिपरेशन करते रहोगे तो फिर जेई मेंस का पैटर्न और एडवांस के पैटर्न में तो काफी ज्यादा डिफरेंस, इसमें तो हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट आने के चांसेस रहते हैं। और एकदम से तुम्हें नहीं समझ में आया पैटर्न, तुम पैटर्न समझ में नहीं आया और तुम उस वजह से आंसर नहीं दे पाया, उस वजह से गलत आंसर दे दिया। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट देखे कि इनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है वो समझ में नहीं आया, इस वजह से थोड़े मार्क्स कम आ गए। तो अगेन इन सब चीजों से थोड़ा सा अपन को यूज टू होना है और ट्राई करना है कि ये सब चीजें मतलब प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस से ही सब चीजें परफेक्ट होती है। ऐसा नहीं है कि कोई हर बंदा जो है बिना प्रैक्टिस के जाके एग्जाम क्रैक कर दे। एग्जाम में प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस वो भी अपन को इफिशिएंट प्रैक्टिस चाहिए सारी सारी चीजों को कवर करते हुए। सो अगेन वो अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन अभी देख रहे हैं मार्क्स वर्सेस जो है, अगर कोई कैटेगरी स्टूडेंट है या फिर कोई जनरल स्टूडेंट है तो उनके और रैंक और उनके मार्क्स या परसेंटेज मार्क्स में ये दो बहुत ज्यादा जो है। जैसे अगर सिलेक्शन के लिए अगर अपन देखें टोटल सिलेक्शन जैसे 20,000 के आसपास लोगों के जो है रिजल्ट दिया है। अब देखो 360 का पेपर है टोटल, 180 के 2 पेपर है। मैं एक बार पानी पी लेता हूँ, जब तक किसी को कुछ डाउट है तो बताओ मुझे, या किसी को कुछ पर्टिकुलर देखना। अपन अभी पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं मार्क्स वाइज, मार्क्स कितने चाहिए और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं रैंक वाइज। तो देखो एक बार एक चीज दिखा ध्यान रखो, जैसे अगर सपोज 100% सिलेबस अपन करके जाते हैं, 100% सिलेबस करके जाते हैं तो उस हिसाब से अपन जो है कुछ टॉपिक्स का सिलेक्शन करते हैं। बट यहाँ पे अगर अपन 100% से अगर 90% की कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है 10% ये टॉपिक मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं ये टॉपिक नहीं करता हूँ, तो वो टॉपिक तुम्हें कितना लॉस कर सकता है। क्योंकि देखो 3 तरह से अपन को टॉपिक को डिवाइड करना होता है। जैसे मेरी फिलोसफी है कि फर्स्ट जो हो गया अपना इजी टॉपिक, मतलब ऐसा चैप्टर जिसमें अपन को जो है कुछ नहीं आता, ठीक है, उसको 1 स्टार बोल दिया अपन, या फिर जिसमें कुछ नहीं आता वो टॉपिक में हो गया। एक जिसमें अपन को मतलब एवरेज लेवल आता है, इजी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ठाक आता है, बट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आता, एडवांस लेवल नहीं आता अपन को, बहुत सारी चीजों में थोड़ा डाउट है, तो वो अपन ने टॉपिक 2 स्टार टॉपिक बोल दिया उसको। और एक 3 स्टार जिसमें अपन ने जो है सारे सब कुछ आता है अपन को, एडवांस क्वेश्चंस भी अपन जो है कंफर्टेबली सॉल्व कर पाते हैं। और ऐसा अपन ने एक रेट कर दिया, 1 to 5 भी कर सकते हो, 1 to 3 भी कर सकते हो, बहुत ज्यादा रेट करने का ज्यादा डिफरेंस रखने का पॉइंट नहीं है। तो ये करने का रीजन क्या है, जैसे अगर सपोज 1 स्टार टॉपिक जिसको मैं छोड़ रहा हूँ या जो जो मुझे नहीं आता, जैसे अगर मैं अपना जेई एग्जाम का अगर बताऊं,
तो मैं जेई एग्जाम में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ के गया था, पी ब्लॉक डी ब्लॉक मुझे नहीं इतना कंफर्टेबल लगता था, तो मैंने उनको छोड़ दिया। अब देखो, अब ये जो 1 स्टार टॉपिक था मेरा, वो ये पीरियोडिक टेबल या जो भी इतना ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है, सो अगेन उसमें से अगर कोई इजी क्वेश्चन आ जाए तो मेरी रैंक बहुत पीछे जाएगी। अगर इसमें से इजी क्वेश्चन आ गया और सब लोगों ने सॉल्व कर दिया और मुझे पता ही नहीं, और मुझे पता ही नहीं, तो उस केस में जो है जो भी मार्क्स मैं लूज कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी सब लोग गेन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम है, कोई गेन करेगा तो कोई ना कोई लूज करेगा, और कहीं ना कहीं ओवरऑल तुम्हारे रैंक में डिफरेंस आएगा। सो अगर इजी क्वेश्चंस तुम सॉल्व नहीं कर पाते हो, जैसे अगर मेरा मतलब बैड लक हो गया कि मैं जिस चैप्टर को छोड़ा उसमें से बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, जैसे मेरे साथ हुआ भी था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऐसा था एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था। मैं राजस्थान बोर्ड से हूँ और 2009 में मैंने जेई का एग्जाम दिया था, तो और उसके बाद मैं आईआईटी बॉम्बे में गया, मेटलर्जी मेरी ब्रांच थी। तो जो जब मैं 2009 में हुआ क्या था, मैं राजस्थान बोर्ड से था, तो मैंने स्टेट बोर्ड की बुक्स को देखा था। सो इनऑर्गेनिक का एक सिंपल सा क्वेश्चन, पूरा पैराग्राफ जो है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ गया। पूरा पैराग्राफ, मतलब 12 या 13 मार्क्स का पैराग्राफ होता है, तो 12 या 13 मार्क्स मेरे को नहीं पता था कि कौन से चैप्टर का है, क्या नहीं है, मैंने कंप्लीटली छोड़ रखा था। तो कंप्लीटली छोड़ते तो देखो इस तरह का नुकसान होता है, 12 के आसपास मैंने मार्क्स जो है लूज कर दिए, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे सारे बैच वालों ने जिनके साथ में जो एनसीईआरटी है उन्होंने सबने वो क्वेश्चन सॉल्व किया था, और उनका जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऐसे केस में जो है रैंक बहुत पीछे जाती है। 12 मार्क्स लूज करना मतलब बहुत ज्यादा रैंक पीछे चली गई, क्योंकि सब लोगों ने सॉल्व किया है। अब तुम एक स्पेशल पर्सन हो गए, तो कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने सॉल्व नहीं किया, 10 लाख में से टोटल देखे तो बहुत ज्यादा रैंक पीछे जाने के चांसेस हो जाते हैं। बट टॉपिक जो इतना 2 स्टार टॉपिक जो है, 2 स्टार टॉपिक से इतना ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है। इजी क्वेश्चन आएगा तो तुम सॉल्व कर लोगे, बाकी सब भी सॉल्व कर लेंगे, टॉपर सॉल्व कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे रैंक में इतना ज्यादा वेरिएशन 2 स्टार टॉपिक से नहीं आता जिसमें तुम्हें एडवांस की नॉलेज ना हो। बट 3 स्टार टॉपिक जिसमें तुम्हें एडवांस की नॉलेज है, तुम्हें वो टॉपिक तुम्हारा बहुत स्ट्रांग हो चुका है, और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसमें से टफ क्वेश्चन आया, तो उसमें से टफ क्वेश्चन आया तो तुम्हारे लिए जो है ये पॉजिटिव रहेगा कि जो 3 स्टार टॉपिक है जिसमें तुमने एडवांस की प्रिपरेशन कर रखी है, एडवांस लेवल तक तुम पढ़ रखे हो, उसमें से अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तो बाकी लोगों के सॉल्व करने के कम चांसेस है, तुम्हारे सॉल्व करने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि तुम्हारा वो 3 स्टार टॉपिक है। तो अगेन इस तरह से अपन टॉपिक्स का अगर डिवीजन करें प्रॉपर, और स्ट्रेटेजी करें कि एक भी टॉपिक 1 स्टार तो ना रखे, एक भी टॉपिक ऐसे 1 स्टार तो ना रखे, बेसिक तो पता ही हो कि अगर बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन आ गया तो अपन सॉल्व कर लिया। इस तरह की स्ट्रेटेजी अगर तुम फॉर्म करते हो, तो कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से सोचना है। जैसे अगर तुमने जो है एक दिन तुमने मस्ती कर ली हो, तुमने पढ़ाई नहीं की, तो तुम एक्सपेक्ट करो कि तुम्हारी रैंक जो है वो कुछ पीछे खिसक गई, क्योंकि तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारे खुद से है। तुम्हारे जो जो रैंक है, तुमने दिमाग में सोच रहे कि मेरी रैंक ये होनी चाहिए, एक्स वाई जेड कोई भी रैंक हो। अब जो तुम्हारा एफर्ट है वो रैंक को प्लस या माइनस करेंगे। तुम्हारी गलती जो है, तुम कोई भी गलती अगर तुम करते हो तो जो रैंक है उसको प्लस कर लो। और अगर तुम जो है अच्छे से पढ़ रहे हो, या आज तुम ज्यादा पढ़ लिए, या फिर कुछ ज्यादा अच्छा तुमने डिस्कवर किया, कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ रहा है, तो रैंक थोड़ी सी अपनी जो भी चल रही है उसको कम करते हो। तो एक जर्नी है 2 साल की। अभी 1 साल या 6-7 महीने जो है जिस इस एग्जाम की तैयारी को किया है, बट 2 साल तक अपन को अपना ट्राई करना है कि अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप रहे। कंपटीशन एग्जाम है, कैलकुलेशन भी कंपटीशन वाइज होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं भी पूरा स्ट्रेटेजी फॉर्म करता था कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड की क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। थोड़ा मैच्योर इनफ होना चाहिए। मैच्योर इनफ होकर तुम जो भी चीज डिसाइड करोगे क्रैक करने के लिए, दिमाग में फोकस्ड रहोगे तो इजीली हो जाती है, ज्यादा दिक्कत वाली बात रहती नहीं है। तो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कि मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए अपन को। 2021 में 360 का टोटल पेपर था, 180 के पेपर 1 पेपर 2 दोनों सेम जो है नंबर के थे। इसमें जो है क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 63 जनरल कॉमन रैंक के लिए जो है 63 जो है वो क्वालिफिकेशन के मार्क्स चाहिए थे 360 में से। तो जो लोएस्ट मार्क्स रहते हैं वो इन जनरल थोड़े से उसमें, क्योंकि बहुत एक्सटेंडेड ये रैंक लिस्ट देते हैं, तो लास्ट में तो इतना ज्यादा मतलब इतना पॉइंट रहता नहीं, बट 63 मार्क्स मिनिमम चाहिए 360 में से, जो कि बहुत ही कम मार्क्स है। और कैटेगरी वाइज देखे तो कैटेगरी वाइज तो और भी कम हो जाते हैं। तो मार्क्स जो है, मिनिमम मार्क्स जो है वो अगेन अपन को काफी कम ही चाहिए। बाकी मिनिमम एग्रीगेट अगेन ये भी अपन बोल सकते हैं कि जो है रैंक लिस्ट के हिसाब से ये अपना जो है क्राइटेरिया है कि अगर तुम्हें सिलेक्शन के लिए इतने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, तो अगेन इसका कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसके आसपास अगर तुम इसको इसके हिसाब से अगर एम करोगे तो कुछ पॉइंट नहीं है, क्योंकि लास्ट वाले रैंक को कुछ खास मिलता नहीं है। उनको कहीं ना कहीं ऊपर वाले से जो बच गया वही देखना पड़ता है। तो इसका जो है मिनिमम वाला क्राइटेरिया तो जो है अपन देख लेंगे। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कि क्या क्या, अच्छा इसमें एक और ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, मैथ्स का ये अपन एनालिसिस कर रहे हैं। अगर जेई में मार्क्स अगर सेम आ जाए, अब स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स आ रहे हैं, तो देखो ये जेई का जिस साल की जेई का क्राइटेरिया था कि अगर 2 कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स है तो सबसे पहले हायर प्रायोरिटी जो है मैथ्स के, हायर प्रायोरिटी जो है उसके मैथ्स के स्कोर को देंगे कि मैथ्स का स्कोर कितना है उसका। तो दोनों में से जिसका मैथ्स का स्कोर ज्यादा है उस स्टूडेंट को जो है प्रायोरिटी देते हो। माइंड सेट जज करने की कोशिश करो एग्जाम का,
एग्जाम का माइंड सेट जज करने की कोशिश करो कि क्या चीज चाहिए तुम्हें। तुम्हारा अगर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं एडवांस का एग्जाम दे रहे हैं, मैथ्स ठीक ठाक चले तो चलेगा, पर जिसका फिजिक्स अच्छा है, केमिस्ट्री अच्छा है और मैथ्स थोड़ा वीक है, जो एग्जाम देने की सोचो, तो देखो उनका माइंडसेट जो है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो मैथमेटिक्स को ही दी है कि तीनों में एक, अगर दो मतलब टोटल मार्क्स अगर इक्वल है तो मैथ्स में जिसके ज्यादा मार्क्स है उसकी ज्यादा रैंक होगी। अगर मैथ्स के मार्क्स भी सेम है तो फिजिक्स के मार्क्स और फिजिक्स के मार्क्स भी सेम है। तो पहले जो है वो एज को प्रायोरिटी देते थे कि जो छोटा है उसके ज्यादा उसको रैंक देंगे, ऊपर रैंक देंगे, और जो जिसकी एज कम है उसको नीचे रैंक देंगे। बट उन्होंने अभी चेंज कर दिया, उन्होंने सेम रैंक रख दिया कि सब तीनों में सेम मार्क्स होंगे तो सेम रैंक ही है। और उसमें उन्होंने ये इसमें चेंज किया था, तो ये क्राइटेरिया था कि रैंक का प्रिडिक्शन कैसे करना, जिसमें मैथ्स जो है काफी जरूरी है। मैं वही हाईलाइट करना चाह रहा था। तो अभी देखो जेईई एडवांस की रैंक का एक्सपेक्टेशन देख रहे हैं अपन। सो ये जो है ये क्लोजिंग रैंक फीमेल कैटेगरी की भी अगेन क्लोजिंग रैंक है, इससे को फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे अपन को फर्क पड़ता है। इस साल जो फर्स्ट रैंक था उसकी 360 में से 346 मार्क्स आए। तो अगर तुम AIR 1 एम करते हो दैट मीन्स तुम्हारे सारे टॉपिक्स जो है वो क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। अगर AIR 1 देखो एम करना तो कोई गलत नहीं है, एम कर सकते हो, बहुत सारे लोग करते ही हैं। 10 लाख के आसपास जो एग्जाम देते हैं स्टूडेंट्स, उसमें से एटलीस्ट मेरे ख्याल से जो स्टार्टिंग के 1000-2000 है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस तो होता नहीं, बट कहीं ना कहीं सब लोग यही सोच रहे होते हैं कि मेरा भी रैंक 1 आ जाए। तो रैंक 1 के लिए देखो तुम्हारी इनफ प्रैक्टिस होनी चाहिए, और जो भी है 346 मार्क्स चाहिए, 360 में से 346 मार्क्स चाहिए। टॉप 10 तक आने के लिए देखो 310, तो 310 300 को क्रॉस करके इतने मार्क्स जो है वो टॉप 10 के लिए चाहिए। अंडर 100 के लिए देख लो, तुम आइडिया लगा सकते हो 270 के आसपास जो है मार्क्स चाहिए, 270 के आसपास अंडर 100 आने के लिए चाहिए मार्क्स 360 में से। तो अगेन जो मैक्सिमम डिफरेंस आ रहा है वो टॉपर्स में ही आ रहा है मार्क्स का। उसके बाद में जो है वो लाइन से रैंक है, क्योंकि वो कुछ कुछ ही लोग होते हैं जो इतना मार्क्स लेके आ पाते हैं। बाद में जो है वो बाद में बहुत सारे एक एक दो दो मार्क्स में लाखों में रैंक, लाखों में तो नहीं हजारों में रैंक की रही है। तो ऐसा क्राइटेरिया रहता है। जैसे देखो अगर अंडर 1000 रैंक चाहिए, अंडर 1000 रैंक के लिए जो है वो 207 के आसपास मार्क्स चाहिए 360 में से, 200 या 207 के आसपास मार्क्स चाहिए। और ये अंडर 1000 अगर तुम्हें रैंक लाना है तो 200 मार्क्स चाहिए 360 में से। टॉपर बनना है तो तुम्हें 346 मार्क्स चाहिए, जो कि अगेन इस साल जो टॉपर के मार्क्स है वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है, क्योंकि पहले इतना ज्यादा परसेंटेज मार्क्स जो है वो जनरल जनरल आए नहीं थे। तो ये 346 और ये अंडर 1000 रैंक के लिए तुम्हें जो है 200 से ऊपर मार्क्स चाहिए। मतलब तुम्हें अगर तुम परसेंटेज वाइज देखोगे तो देखो नेक्स्ट परसेंटेज वाइज भी देख सकते हैं। ये 2019 का है, सॉरी ये 2019 का है, 2020 का जो है वो सॉरी 2019 का है, ये 19 का है, ये 20 का है। ठीक है, तो ये इस साल का जो है इस साल वाले जो जेई के टॉपर है उसके काफी अच्छे मार्क्स आए। बाकी 2000 AIR 1 2 3 का जो मार्क्स है देख लो एक बार। ये 2019 की बात है, 2019 में ये रैंक्स थे 346 340, और देखो 5 मार्क्स का ऑलमोस्ट डिफरेंस चल रहा है। तो टॉपर में इतने मार्क्स का डिफरेंस रहता है, उसके बाद में जैसे जैसे मार्क्स अंडर 100 पे आते हैं बट डिफरेंस थोड़ा सा कम होता जाता है। और उसके बाद में और अगर आगे जाए तो डिफरेंस जो है वो अगेन बहुत कम हो जाता है। फिर बहुत ही कम नंबर्स पे रैंक जो है वो स्विच होती है। 4-5 हजार के बाद तो बहुत ही एक एक नंबर पे 100 रैंक तो उठ सकती है। और जितना ज्यादा अपन दूर जाएंगे उतना ज्यादा रैंक बढ़ते रहती है। तो अपन को अगेन यूनिक बनना है, उस कैटेगरी में आना है जिसमें कम मार्क्स के डिफरेंस में भी रैंक ज्यादा चेंज ना हो। अगर नीचे वाली कैटेगरी देखोगे तो फिर तो 10 हजार के बाद तो बहुत एक एक मार्क्स पे फिर 1000 रैंक भी किसी सकती होती। तो अगेन लास्ट में जाके तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो वो भी अपन इसमें से देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं मार्क्स वर्सेस रैंक परसेंटेज वाइज देख रहे हैं, 2017 का देख रहे हैं। तो 2017 का और 2016 का अपन इसमें भी देख ले एक बार। 94 के आसपास मार्क्स चाहिए 10th अंडर 10 के आने के लिए, 94% के आसपास मार्क्स चाहिए। 90% देखो फिर 1000 तक जो है 80% तक चला जाता है। उसके बाद में जो है बहुत कम परसेंटेज वाइज में चेंजेस आ गए। सेम 2016 में भी अगर देखें तो रैंक वाइज 320 के आसपास मार्क्स चाहिए थे, 320 फिर 246, फिर अगेन मार्क्स जो है वो 1000-2000 में देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा डिक्रीज होते रहते हैं। तो 86 तक पहुंच जाते हैं, देखो 86 तक पहुंच जाते हैं 320 से 20 हजार के अंदर ही। और 86 मार्क्स तो बहुत ही कम हो गया। 86 मार्क्स के बाद में तो फिर देखो ज्यादा बहुत बहुत डिफिकल्ट पेपर है देखो, पर 10 हजार के आसपास लोगों का सिलेक्शन होता है और 10-20 हजार के आसपास लोगों का सिलेक्शन होता है। 20 हजार में तुम्हें सिर्फ जो है 86 मार्क्स, मतलब 86 मार्क्स 90 मार्क्स मान लो या 100 मार्क्स मान लो, 360 में से 100 मार्क्स लाते हो तभी थोड़ा डिसेंट इनफ रैंक, मतलब ठीक ठाक सा रैंक आ जाता है। और इतना लाना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजीली ला सकते हो तुम। थोड़ा सा अपन प्रिपरेशन को सिस्टमेटिक करोगे, मैच्योर इनफ होगे, और थोड़ा सा रेगुलरिटी जिसे अपन बोल सकते हैं, रेगुलर अगर तुम रहोगे तो तुम्हारे लिए इजी रहेगा हमेशा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं
नेक्स्ट जो है जेई 2017 का रैंक आपस में जो ये कंपटीशन बेसिकली देखो, ये एक और चीज ध्यान रखो, हर साल जो है वो कंपटीशन बढ़ता है हमेशा। हर साल जो है जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको थोड़ी देर ज्यादा नॉलेज रहती है। 2009 का कंपटीशन देखूं मैं, 2010 का कंपटीशन देखूं, तो ये एक्सपेक्ट करके देखो कि इस साल का जो भी रिजल्ट है उससे थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। कंपटीशन घटेगा नहीं, क्योंकि बच्चे जो है वो 19 से 20 होंगे, मतलब थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस आएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट बच्चे मतलब अगेन ये जो मार्क्स अपन देख रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल भी चेंज होता है कहीं ना कहीं पेपर का, तो वो भी एक पैरामीटर रहता है जिसकी बेसिस पे अपन को प्रॉपर वे में 2-3 एग्जाम का कंपैरिजन करना चाहिए। बट इन जनरल देखो, ये चीज, ये लॉजिक तो रहता ही है कि कंपटीशन हमेशा बढ़ता है। स्टूडेंट्स जो है वो हमेशा थोड़े से इंक्रीज ही होते हैं, कम नहीं होते। स्टूडेंट्स जो हमेशा हर साल जो है 1000-2000 के आसपास स्टूडेंट का एडिशन तो नंबर्स में बढ़ता ही है। तो इन जनरल कंपटीशन हमेशा बढ़ता है, तो जो पुराने रिजल्ट्स है उसको मिनिमम मान के चलो, उसको मैक्सिमम मान के मत चलना कि ठीक है मेरे को 100 मार्क्स चाहिए तो 100 मार्क्स ना सिलेक्शन हो गया। अपन जो एम ही अगर ये सपोज कोई अगर 100 मार्क्स का कर रहा है कि सिर्फ सिलेक्शन हो जाए, और कंपटीशन के थोड़ा से इंक्रीज होने से वो 100 मार्क्स जो है वो 110 चला गया या 105 चला गया, उसका थोड़ा सा रह गया, तो अगेन कंपटीशन मैक्सिमम मत सोचो, जो है मिनिमम मान के चलो। जो भी लास्ट ईयर का जो भी रिजल्ट है, जो भी मार्क्स का एनालिसिस है, वो मिनिमम है, उससे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कंपटीशन कंपटीशन हर साल बढ़ता है। तो अगेन ये अपना क्राइटेरिया देखो, फर्स्ट टाइम जो है वो 237 339 ये जो मार्क्स है अपने, तो 421 मार्क्स 2015 में आए, और उस हिसाब से मार्क्स इसमें तो खैर नंबर ये जो हर साल जो है टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क्स जो है वो भी चेंज करता रहता है पैटर्न के साथ में थोड़ा बहुत, वो भी जेई जो है वो चेंज करता रहता है, बट कहीं ना कहीं 300 से 500 के बीच में रहता है। ये पेपर जो है 360 से 500 के बीच में रहता है। तो लेकिन 2015 में ज्यादा नंबर का पेपर था, तो उस हिसाब से 421 और ये सब मार्क्स आए। तो अगेन इन मार्क्स से तुम ये आइडिया लगा सकते हो कि देखो वेरिएशन इधर भी है, वेरिएशन इधर भी, क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल अल्टरनेट रहता है। कभी बहुत इजी पूछ लिया तो इजी पूछने पर देखो दिक्कत है, इजी पूछ लिया तो देखो फिर इजी पूछने पर देखो कम मार्क्स पे अच्छी रैंक आएगी। तो सॉरी, अगर इजी पूछा है तो बहुत सारे मार्क्स पे अच्छी रैंक आएगी, मतलब ज्यादा मार्क्स स्कोर करना होगा। पेपर अगर डिफिकल्ट होगा तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि उसमें कम मार्क्स पे कम वेरिएशन रहेगा। और जब तुमने अगर एग्जाम अच्छा कर दिया, कुछ चीजें तुम्हारी हिट कर गई, तो तुम्हारे रैंक में ज्यादा डिफरेंस आएगा, ज्यादा वेरिएशन से जो है तुम्हारा रैंक ऊपर ऊपर नीचे होगा। सो अगेन पेपर जो है एडवांस का डिफिकल्ट आए तो ज्यादा अच्छा है। इस तरह से प्रिपरेशन करो कि तुम यही एक्सपेक्ट करो कि डिफिकल्ट पेपर आए, इजी पेपर आएगा तो देखो सब लोग सॉल्व कर देंगे। फिर कंपटीशन एग्जाम तो कंपटीशन तो फिर मतलब फिल्टर आउट हुआ नहीं ना, तो कंपटीशन को फिल्टर आउट करने के लिए डिफिकल्ट पेपर ही आना चाहिए, जिससे अपन थोड़ा से मार्क्स लेके आ पाए और फिर अपना जो है रैंक ऊपर आ जाए। सो ये अगेन ये नेक्स्ट पॉइंट था। अगेन ये एडवांस के एग्जाम से अपन कौन कौन से मतलब आईआईटी सफिशिएंट इनफ, आईआईटी के अलावा अगर जिसका थोड़ा सा कम रैंक आया वो ये सब एग्जाम, ये सब कॉलेजेस को भी जो है ट्राई कर सकता है। कुछ अच्छे कॉलेजेस भी है इसमें, जो रिसर्च रिसर्च में अगर इंटरेस्टेड है तो एडवांस के मार्क्स के बेसिस पे इसमें जो है वो सिलेक्शन ले सकता है। तो देखो अगर ये सब चीजें पॉसिबल कैसे है, ये सब चीजें पॉसिबल है अगर तुम प्रिपरेशन को सिस्टमेटिक तरीके से और वन डायरेक्शन में जो है बेसिकली चीजें इंश्योर करते हुए, बेसिकली वन डायरेक्शन में ये बोलना चाह रहा हूँ कि चीजें इंश्योर करते हुए कि हर एक जो अपना बॉक्स है वो टिक है या नहीं। प्रिपरेशन जब तुम कर रहे हो तो तुम्हें अपना ट्राई करना कि तुमने कंपटीशन को समझा, तुमने पेपर को समझा, तुम्हें एग्जाम के बारे में सारी चीजें पता है, एग्जाम का माइंडसेट क्या है। जो माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, जो भी इंस्ट्रक्शंस आईआईटी देता है उससे उसका माइंडसेट क्लियर है कि पैटर्न में वेरिएशन कर रहा है अगर आईआईटी, तो पैटर्न में वेरिएशन से क्या वो प्रिडिक्ट करना चाहता है, क्या जज करना चाहता है, कुछ ना कुछ जज कर रहा है वो। ये जज करने की कोशिश कर रहा है कि तुम कॉन्फिडेंट इनफ रहते हो या नहीं रहते हो अपनी प्रिपरेशन के थ्रू, तुम जो भी चीज कर रहे हो। क्योंकि कोई ना कोई अगर आईआईटियंस का दिखे तो आईआईटियंस जो है वो कहीं ना कहीं देश का फ्यूचर भी है। बहुत सारे आईआईटियंस जो है बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे, और काफी सारी चीजें अच्छी चल रही है अभी इंडिया में, तो वो कहीं ना कहीं आईआईटियंस के हिसाब से ही है। और जो आईआईटी का एग्जाम है वो डिफिकल्टी लेवल वाइज और मेच्योरिटी लेवल वाइज काफी डिफिकल्ट एग्जाम, इजी एग्जाम नहीं। कंपटीशन देख लो एक बार 10 लाख के आसपास टोटल स्टूडेंट्स है, उसमें से सिर्फ 5 से 10 हजार जो है वो अच्छे आइटम्स मतलब अच्छे कॉलेज में जा पाते हैं। बाकी कहीं ना कहीं बाकी लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना होता है। 5 हजार टॉपर्स, स्टार्टिंग के टॉपर्स को 5 हजार बोल सकते हैं, उनका कैरियर काफी अच्छा है। 5 से 10 हजार में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। 10 हजार के बाद तो पेपर को काफी कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। तो अगेन रैंक स्टार्टिंग 10 हजार में हो तो भी अच्छा है, बाद में उसके 10 हजार के बाद में तो कुछ ज्यादा खास मिलता भी नहीं, और 5 हजार से 10 हजार में तुम्हें कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या तो कॉलेज या फिर रैंक, दोनों भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है 5 से 10 में। तो अगेन ये सब चीजों की स्ट्रेटजी मार्क्स के हिसाब से कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो उन सब की हेल्प के लिए मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी ऑलरेडी जो है अभी 11th क्लास मेरा अभी रनिंग है ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर तुम पालनपुर में हो तो तुम ऑफलाइन भी डायरेक्ट क्लास में आ सकते हो। अभी 11th क्लास जो है अभी चल रही है,
जिसमें कुछ स्टूडेंट्स अभी सेमिनार को ज्वाइन कर भी रखे हैं। सो अगेन तुम अगर क्लास को ज्वाइन करना चाहो तो तुम जो नंबर राजेश सर ने मेंशन किया है उस नंबर पे तुम जो है व्हाट्सएप या कुछ भी तुम कांटेक्ट कर सकते हो। तो ट्राई करो कि देखो तुम, मैं ये नहीं बोला तुम मेरे से पढ़ो, बट इन जनरल मैंने काफी सारी चीजें जो है वो क्रिएट कर रखी है सब स्टूडेंट्स के लिए। कुछ चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, जैसे एडू एक्सरसाइज और एडू ये सब जो मैंने कुछ कुछ चीजें क्रिएट की ताकि कंपटीशन दे पाए बेसिकली आपस में स्टूडेंट्स वाइज। तो अगर तुम किसी भी कंपटीशन के लिए इनरोल करना चाहते हो तब भी तुम बेसिकली मैसेज कर सकते हो।